नमस्कार साथियों। स्वागत है साथियों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे, कुशल में होंगे। साथियों, हमारी जो प्रश्नोत्तरी है उस प्रश्नोत्तरी में हम आज राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? साथियों, दिए गए ऑप्शनों में राजस्थान का ऐसा क्षेत्र जो बालू का स्तूप मुक्त है, तो साथियों वह कौन सा है? वह क्षेत्र है फलोदी पोखरण। फलोदी और पोखरण का क्षेत्र राजस्थान का बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। फलोदी पोखरण राजस्थान का एक बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण जिले चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की चट्टानें जुरासिक और इयोसीन संरचनाओं से संबंधित है। यह एक चट्टानी लेकिन बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, यानी यह एक पथरीला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के स्तूप नहीं पाए जाते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो साथियों, राजस्थान का ऐसा जिला जिसमें बांका पट्टी फैली हुई है तो वह साथियों राजस्थान का नागौर जिला अजमेर और नागौर जिले में अजमेर और नागौर जिले का जो फ्लोराइड युक्त क्षेत्र है उसे बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ के पानी में बहुत ही अधिक मात्रा में फ्लोराइड पाई जाती है, जिससे उसके पीने से यहाँ के जो लोग हैं वो कुबड़े हो जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को बांका पट्टी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नागौर में एक क्षेत्र पूरे क्षेत्र को स्थानीय रूप में बांका पट्टी तूड़ी पट्टी का उपनाम दिया गया है। फ्लोरोसिस रोग के कारण यहाँ के अधिकांश ग्रामीण कुबड़े हो गए हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? साथियों, दी गई पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो मध्य अरावली में सम्मिलित हैं? तो साथियों, इसी पहाड़ियाँ हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। राजस्थान में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली क्षेत्र की श्रेणी में स्थित है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ की उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं। यह पहाड़ियाँ टोडगढ़ ब्यावर के समीप स्थित है। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो साथियों, राजस्थान में थार मरुस्थल में किस प्रकार का बालू का स्तूप नहीं है? तो साथियों, पैराबोलिक बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, ये तीनों राजस्थान के थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये तीनों थार मरुस्थल में पाए जाते हैं, जबकि घोराउड़ स्तूप नहीं पाए जाते हैं। घोराउड़ प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान की थार मरुस्थल में नहीं पाए जाते हैं। साथियों, देखिए घोराउड़ बालू का स्तूप रेगिस्तानी क्षेत्र में बालू का स्तूपों के कितने प्रकार है? अनुप्रस्थ पवन वायु की दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप जो सीधे होते हैं, इन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। अनुदैर्ध्य आड़े तिरछे बनने वाले बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। यानी जो आड़े और तिरछे बनते हैं उन्हें हम अनुदैर्ध्य कहते हैं। और बरखान रेत के चंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं, रेत के चंद्राकार बालू का स्तूप जो होते हैं उन्हें बरखान के नाम से जाना जाता है। ये बरखान का प्रकार है और ये किसका है? अनुदैर्ध्य है। और पवन की वायु की दिशा के ऊपरी जो छोटे छोटे बनते हैं वो कैसे हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है। तो साथियों, भोराट का पठार कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। भोराट का पठार कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। साथियों, भोराट का पठार
1225 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ भौराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यानी उदयपुर की किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। और इसकी औसत ऊंचाई साथियों 1225 मीटर है। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? साथियों, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो साथियों वह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है। यानी पश्चिमी राजस्थान में जो पश्चिम रेतीला मैदान है उसकी जो पूर्वी सीमा है वह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा बनाती है। रेतीले शुष्क मैदानों और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदान को विभाजित करने वाली 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जलवायविक रेखा है। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित है? साथियों, दिए गए जिलों में से राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो भीड़ से प्रभावित है? तो साथियों ऐसे जिले भीड़ प्रभावित जिले हैं कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले भीड़ प्रभावित जिले हैं। यहाँ पर चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन किया जाता है। चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन किया जाता है, जिससे ये क्षेत्र बीहड़ भूमि में बदल गया अर्थात उत्खात भूमि में बदल गया है। चंबल घाटी राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। चंबल घाटी क्षेत्र में बीहड़ पाए जाते हैं। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर मुख्यतः बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? साथियों, माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित पठार कौन सा है? तो साथियों वह पठार है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार है जो माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। उड़िया या उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है। उड़िया का जो पठार है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है और यह सिरोही जिले में स्थित है। गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो साथियों, राजस्थान में जो मालपुरा और करौली का मैदान है वह बनास बेसिन का भाग है। यह बनास बेसिन का भाग है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का भाग है। मालपुरा करौली मैदान बनास घाटी का हिस्सा है। यह समतल ऊपरी भूमि है जिसे हेरोन ने तृतीयक पेनिप्लेन हेरोन महोदय ने तृतीयक पेनिप्लेन के रूप में पहचाना है। 250 से 350 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ शिष्ट एवं गैस से बना हुआ क्षेत्र है। किशनगढ़ और मालपुरा के बड़े हिस्से में जलोढ़ निक्षेप मोटे हैं। साथियों, ये मालपुरा करौली का मैदान बनास घाटी का हिस्सा जिससे हेरोन महोदय ने तृतीयक पेनिप्लेन के रूप में पहचाना 250 से 350 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ शिष्ट एवं गैस से बना हुआ है। किशनगढ़ मालपुरा के बड़े हिस्से में जलोढ़ निक्षेप है। थैंक यू साथियों, आज वीडियो को पूरा देखें और पिछले वीडियो में जिस प्रकार से आपने प्यार और स्नेह दिया उसी प्रकार से प्रेम और स्नेह बनाए रखें साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। राम राम साहब।